नमस्कार दोस्तों, CCK लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमने आपके लिए एक नई श्रृंखला शुरू की हुई है और श्रृंखला का नाम है हिंदी कथा साहित्य के विकास में महिला रचनाकारों का योगदान। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अभी तक आपके लिए एक लेक्चर आयोजित कर चुके हैं और इस लेक्चर को हमने आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कड़ी में हम खास तौर पर बात करेंगे महिला कथाकार और नारी समस्या के बारे में। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और महिला कथाकारों के बारे में जानते हैं और क्या क्या नारी समस्याएं रहीं जिनको कथाओं में जगह मिली। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर ढींगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार मित्रों, पिछली बार हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कहानी की कहानी कहाँ से शुरू हुई और आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि महिला रचनाकारों ने अपनी कहानियों में कौन कौन सी समस्याओं को लिया जिनसे नारी यावत जीवन रूबरू होती चली आ रही है। स्मृति ग्रंथों, पुराणों, ऋचाओं, इनमें नारी को देवी के रूप में पूजा गया, उसकी स्तुति की गई, उसे सम्मान दिया गया। किंतु आनंद की पवित्र विभूति मानी जाने वाली नारी को कालांतर में पुरुष के मार्ग की बाधा के रूप में स्वीकार किया गया। नारी और पुरुष दोनों अपने आप में अपूर्ण हैं और शायद इसीलिए एक दूसरे में अपनी उस अपूर्णता को तलाशते हुए वो स्वयं को पूर्ण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि नारी और पुरुष मिलकर इस समाज की संरचना करते हैं और जितना दायित्व पुरुष का इस समाज में है उससे कम नारी का दायित्व नहीं आंका जा सकता। विष्णु पुराण में पुरुष को यदि विष्णु की उपाधि दी गई है तो नारी को लक्ष्मी के रूप में पूजा गया है। इसी तरह से पुरुष अगर तर्क है तो नारी रचना है। महादेवी वर्मा के अनुसार स्त्री में माँ का रूप ही सत्य है, वात्सल्य ही शिव है और ममता ही सुंदर है। तो जो नारी शिव, ममता और वात्सल्य से परिपूर्ण है वह पुरुष के मार्ग में बाधा कैसे बन सकती है, इस बात को रेखांकित करने के लिए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए महिला रचनाकारों ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया। अनादिकाल से साहित्य अध्ययन और सृजन के क्षेत्र में नारी और पुरुष समान रूप से अपनी भागीदारी दर्ज कराते रहे हैं। पुरुष की अपेक्षा जीवन में निरंतर संघर्ष करने के कारण, करुणामयी होने के कारण, पर दुख कातरता से द्रवित होने के कारण नारी अधिक संवेदनशील है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों ने नारी को केंद्र में रखकर साहित्य की रचना नहीं की। यदि हम पुरुषों द्वारा प्रणीत साहित्य के ऊपर दृष्टिपात करें तो हम सहज रूप में इस बात को देख सकते हैं कि उनकी रचनाओं में किसी न किसी रूप में नारी हमें विद्यमान दिखाई देती है, चाहे उसका उल्लेख माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो या प्रेमिका के रूप में हो। किंतु यहाँ ये बात भी स्पष्ट है कि चाहे नारी का उल्लेख मिला है, नारी की समस्याओं को चित्रित किया गया है, किंतु फिर भी वहाँ पुरुष ने उसे अपने दृष्टिकोण से अंकित किया है। वो समस्याओं पे बात करते हैं, अपनी दृष्टि से उसका समाधान भी देने का प्रयास करते हैं, किंतु वो समाधान एकांकी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दृष्टि से देखते हैं अथवा कल्पना के योग से वो उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। और यहीं पर आकर एक संकट उपस्थित हो जाता है, क्योंकि पुरुष की दृष्टि में समस्या को देखना और एक स्त्री का उसी समस्या को देखना दोनों एक नदी के दो किनारों की तरह से हमें दिखाई देते हैं। अगर हम शरदचंद्र के उपन्यास देवदास को देखें तो उसमें शरदचंद्र ने जिस प्रकार से पारों को यावत जीवन मूक सहते हुए दिखाया है, यदि उस उपन्यास को कोई महिला रचनाकार लिखती तो संभवतः उनकी दृष्टि में एकमात्र वही विकल्प नहीं रहता। वो किसी अन्य दृष्टिकोण से उस कृति की रचना करती।
ये विचारणीय है कि नारी की वकालत करने वाला जो पुरुष है वो यदि नारी की समस्याओं के लिए किसी को दोष देता भी है तो किसको दे, क्योंकि हम देखते हैं कि नारी की इन समस्याओं के लिए यदि नारी उत्तरदायी है तो कहीं ना कहीं पुरुष भी उसके मार्ग में रुकावट पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। और इसलिए यदि वो कटघरे में किसी को खड़ा करता भी है तो उसे अपने सामने अपना ही प्रतिबिंब अर्थात दूसरा पुरुष दिखाई देता है और वो उससे प्रश्न नहीं कर पाता। पुरुषों के प्रति आवाज़ उठाने और अपने प्राप्य को प्राप्त करने के लिए नारियों ने कथा क्षेत्र में पदार्पण किया और इस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी जो अपने जीवन में समस्याएं भोगती है, सहती है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया। हिंदी की तुलना में यदि हम देखें तो बंगाली, मराठी, गुजराती आदि अनेक भाषाओं में स्त्रियों ने अपनी समस्याओं को केंद्र में रखकर पर्याप्त साहित्य का सृजन किया है। पुरुष प्रधान समाज में हमें दोहरी मानसिकता दिखाई देती है। नारी को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को देकर वो ये समझते हैं कि उनके कर्तव्य की इतिश्री हो गई। वो ये समझ ही नहीं पाते कि नारी को प्रेम भी चाहिए, नारी को आदर भी चाहिए, नारी को समानता भी चाहिए और यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति उपस्थित हो जाती है। प्रेमचंद की अगर हम बहुत चर्चित कहानी बूढ़ी काकी पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि इस कहानी की कथा नायिका बूढ़ी काकी पति के स्वर्गवासी होने पर, बच्चों के कालकवलित हो जाने पर अपने भतीजे को अपनी सारी संपत्ति दे देती है और उसे ये आशा होती है कि उसका बुढ़ापा अब आराम से कटेगा। कुछ समय आराम से कटने के बाद भतीजा और उसकी पत्नी रूपा उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार अपना लेते हैं। रात का बचा हुआ खाना देना या सबके खाने के बाद जो बची खुचा सामान है वो दे देना उनकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। रूपा के बड़े पुत्र का तिलक आना है। बूढ़ी काकी हमेशा इस उम्मीद में रहती है कि उसे खाने को मिले, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा हमेशा एक समान होता है। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। उसे लगता है कि पंगत बैठ गई होगी, विभिन्न प्रकार के पकवान बन गए होंगे, अब मुझे बुलाया जाएगा खाने के लिए। और जब उसे नहीं बुलाया जाता तो वो स्वयं वहाँ पर चली जाती है, इस बात को सोचकर कि घर में मुझे कौन बुलाएगा, मैं कोई मेहमान थोड़ी ही ना हूँ। वो वहाँ जाती है और उसकी बहू रूपा उसका अनादर करके दोबारा से उसको वापस भेज देती है। कुछ समय के उपरांत वो दोबारा वहाँ जाती है और उसका भतीजा उसे अपमानित कर कर पुनः भेज देता है। दोनों पति पत्नी इस बात को की विचार करते हैं कि अब हमें इनके अपराध का दंड देना है और इनका दंड ये है कि अब इन्हें खाने पर न्योता नहीं देना। केवल परिवार की छोटी बच्ची लाडली अपनी दादी से प्यार करती है। अपने भोजन में से कुछ भोजन को बचाकर वो अपनी दादी के लिए लेकर आती है, पर दादी की जो शुद्धा है या दादी की जो इच्छा है वो तृप्त नहीं हो पाती और वो लाडली को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और जहाँ पर पंगत ने बैठकर खाना खाया है वहाँ पर मैं जाती हूँ। वो जाती है, झूठी पतलों में से खाना झूठा उठाती है और खाती है। यहाँ आकर प्रेमचंद रूपा का हृदय परिवर्तन करते हैं और उसे लगता है कि ईश्वर मुझे मेरे अपराध की सज़ा देगा। भगवान मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। और वो थाली सहेज कर बूढ़ी काकी के पास आती है और उसे देती है खाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि समाज में पुरुष जो है वो नारी के साथ, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो युवती हो, पत्नी हो, चाहे बूढ़ी हो गई हो, उसके साथ हमेशा से दोयम व्यवहार करता आ रहा है। स्त्री शोषण का प्रारंभ शायद यहीं से प्रारंभ होता है जब हम नारी को कुछ दायरों में समेट देते हैं। माँ, पत्नी, बहन, बेटी, प्रेमिका,
इनसे अलग होकर हम उसके बारे में सोचने की का प्रयास ही नहीं करते और यहाँ पर आकर नारी विद्रोह कर उठती है। उसे लगता है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे कम से कम इंसान समझो। नारी ने ये स्वीकार किया कि अशिक्षा उसकी प्रगति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित होती है। अशिक्षा के कारण वह पुरुष से न केवल पीछे हट जाती है अपितु अपना या अपने परिवार का भी विकास नहीं कर पाती। शायद इसीलिए ग्वालियर की सीमा अपनी कविता के माध्यम से इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कहती हैं, दूर जलता रोशनी के पार एक जहां मेरा भी है, आसमां में चमकते सितारों में एक निशान मेरा भी है, दूर तक फैले आसमान पर नज़र भरकर देखो, जहाँ भी शिक्षा का उजाला दिखे वो मुकाम मेरा भी है। शिक्षा नारी पर होने वाले अत्याचारों को न केवल सीमित करती है अपितु नारी को ये प्रेरणा भी देती है कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है वो उसके विरुद्ध खड़ी हो, आवाज़ उठाए और अपने प्रति अत्याचार करने वाले हाथों को आगे बढ़कर रोकने का साहस कर सके। प्रभा खेतान ने अपनी आत्मकथा अन्या से अनन्या में इस बात को चित्रित किया है। उन्होंने माना कि औरत के आर्थिक अवदान को नकारा नहीं जा सकता। पहले गृहस्थी में उसके श्रम को नकारा जाता है, तब फिर मुख्य धारा में यदि उसे स्थान दिया भी जाता है तब उस स्त्री को या तो अपवाद मानकर पुरुष वर्ग अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है या फिर उसे परे धकेल दिया जाता है। अर्थात यदि शिक्षा के माध्यम से नारी अपना या अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ हो भी जाती है तो या तो पुरुष उसके इस अवदान को, उसकी इस दायित्व को अनदेखा कर देता है, उसको उसका महत्व नहीं देता और या फिर छोटे मोटे वाक्यों में कि हाँ ठीक है तुम मेरा साथ दे रही हो, इस तरह की बात करके उसके महत्व को कम कर देता है। स्त्री लेखन या स्त्रियों द्वारा लिखा गया लेखन का आरंभ सन 1388 से हुआ। बाल विवाह, अनमेल विवाह, पर्दा प्रथा, तलाकशुदा या विधवा नारी का पुनर्विवाह आदि समस्याएं जो समाज में एक कुरीतियों की तरह फैली हुई थीं, इनको लेकर नारियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। अब तक नारी को केवल एक भोग्या के रूप में, एक वस्तु के रूप में देखा गया था, किंतु इन रचनाकारों ने उसे एक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इसी समय अगर हम देखें तो देशज भाषा में नारी प्रतिकार के स्वर तेजी से उभर कर हमारे सामने आते हैं और कह सकते हैं कि नारियों द्वारा कथा के क्षेत्र में पदार्पण करना वस्तुतः पितृसत्तात्मक समाज में उनके प्रति होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध उनका विरोध था। मानव जीवन अनेकानेक समस्याओं से घिरा हुआ है। व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अनेक समस्याएं हमारे चारों ओर बिखरी हुई हैं। नारी जीवन भी इससे अछूता नहीं है। नारी का सर्वप्रथम गुण उसका सुंदर होना माना गया है और ये बात समाज में इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि या तो वो समाज में नारी के जन्म के साथ ही एक प्रकार का शोक उत्पन्न कर लेते हैं, नारी को पैदा ही नहीं होने देते और अगर मान लीजिए नारी पैदा हो जाती है अपनी हठधर्मिता के कारण, वो कहती है कि नहीं समाज में जन्म लेने का अधिकार मुझे भी है, तो सबसे पहले उसके गुण के रूप में उसका सुंदर होना एक अनिवार्य शर्त के रूप में लागू कर दिया जाता है। यदि वो असुंदर है तो समाज में जीने की अधिकारनी नहीं है, परिवार में रहने की अधिकारनी नहीं है या पुरुष उसको अपने साथ में रखता हुआ शर्म का अनुभव करने लगता है। शिवानी ने अपने उपन्यास पाथेय की नायिका तिलोत्तमा के माध्यम से इस बात को बहुत सुंदर ढंग से रेखांकित किया है। दूधिया रंग और सौंदर्य को अभिव्यक्त करती हुई तिलोत्तमा कहती हैं, तीखी नाक, मृदुल अधर, तेजस्वी मुद्रा और अधमुंदी आँखें जैसे हर वक्त अधूरी नींद पलकें ढलका रही हों। नायिकाओं का सौंदर्य
इतना अद्वितीय माना जाता था कि कथा लेखिकाएं भी उसको उतने सौंदर्य के साथ ही पेश करती थीं और उन्हें लगता था कि जब तक नायिकाएं सुंदर नहीं होंगी तब तक उनकी कृति को कोई पढ़ेगा नहीं। पर जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, ये मानना जाने लगा कि नहीं, पुरुष की तरह नारी को भी केवल उसके बाहरी सौंदर्य से ही आंका नहीं जाना चाहिए, उसका एक आंतरिक सौंदर्य भी होता है और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में नारी घर की चार दीवारी में ही कैद होना नहीं चाहती, वे वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, अपने लिए मार्ग खोजना चाहती है, उस मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं के साथ जूझना चाहती है, संघर्ष करना चाहती है और अपने लिए स्वयं एक रास्ता बनाना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि उसको जो भी कुछ अधिकार मिले वो एक भीख में उसको अधिकार मिले। वो जानती है कि उसका दाय क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं और उसके अधिकार क्या हैं, और वो अपने अधिकारों को उतना ही सिर ऊंचा करके ग्रहण करना चाहती है। इसी बिंदु पर आकर पुरुष के साथ उसका मतभेद शुरू हो जाता है, क्योंकि अनादिकाल से पुरुष महिला के ऊपर शासन करता आया है और करता आना चाहता है। वो चाहता है कि पिता के रूप में, पति के रूप में या पुत्र के रूप में जिस तरह से वो महिला पर अपना अधिकार जताता आया है और जिस प्रकार से महिला उस अधिकार को देती आई है, उसी तरह से यावत जीवन मूक पशुवत वह अत्याचारों को सहती रहे। डॉक्टर प्रमिला कपूर इस बारे में कहती हैं, जब तक उसकी मुख्य भूमिका पत्नी और माँ बनना था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु आज उसे इसके अलावा घर से बाहर नौकरी भी करनी पड़ती है। स्वयं उसके अंतर में भी संघर्ष है, चूँकि उसके परिवार के दूसरे सदस्यों के उत्तरदायित्व को दोबारा निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए तनाव और गलतफहमियाँ उत्पन्न होने की बहुत अधिक गुंजाइश रहती है। कहना ना होगा कि महिला आज परिवार और परिवार से बाहर कामकाजी दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाने में सफल हो चुकी है, किंतु परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनकी भूमिकाएं वैसी की वैसी ही हैं। वो नारी से दोहरे व्यक्तित्व की अपेक्षा रखते हैं। घर में एक पर्दे के पीछे रहने वाली नारी, सब कुछ सहने वाली नारी, सुबह 5 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक कार्य करने वाली नारी, और उसके बाद किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना करने वाली नारी को वो अधिक उपयोगी या कहें कि अधिक अच्छी मानते हैं। और इसके साथ ही अगर वो नारी बाहर जाके काम कर रही है तो क्या कहने, क्योंकि वो परिवार में आर्थिक रूप से भी अपना योगदान दे रही है। नारी के शील और संकोच के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो पुरुष हमेशा से ही शंकित दृष्टिकोण को अपना कर रखता है। घर से बाहर निकलने वाली नारी को पता नहीं क्यों पुरुष समझता है कि उसका चरित्र कहीं ना कहीं एक झीनी तार की तरह है जो कभी भी टूट सकता है। किसके साथ बात कर रही है, क्यों कर रही है, कब कर रही है, कब जाएगी, कब आएगी, इसका निर्णय पुरुष लेता है, वो नारी नहीं जिसको अपना जीवन जीना है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो पुरुष उस नारी से उत्पन्न होने वाली संतान के प्रति भी कभी कभी शंकित हो उठता है। फलतः नारी के अंदर जो निराशा, विवशता, हताशा उत्पन्न होती है, उससे परिवार में कई बार विघटन की स्थिति भी उपस्थित हो जाती है। वस्तुतः हमारी पितृसत्तात्मक समाज में नारी की स्वतंत्रता का अपहरण समाज ने ही नहीं, व्यक्ति के रूप में अपनी स्वतंत्र प्रतिष्ठा चाहने वाले पुरुष ने भी किया है। इसलिए स्त्री को समाज में हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। उसे संघर्ष अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए निरंतर करना पड़ता है, और यहाँ आकर उसके प्रति पुरुष संवेदनहीन बन जाता है। उसे लगता है कि यदि मैं स्त्री को
थोड़ा सा भी आदर दे रहा हूँ तो मैं अपने कर्तव्य की इतिश्री ही कर रहा हूँ और मैं उसके प्रति बहुत अधिक उदार हूँ। नैतिकता, पवित्रता आदि के संबंध में दोहरे मापदंडों को सहते सहते नारी कई बार विद्रोह कर उठती है और ये विद्रोह तनाव की स्थिति को उत्पन्न करता है। इस समय अनेक ऐसी रचनाएं लिखी गईं जिनमें नौकरी पेशा, स्त्री और पुरुष के मध्य के टकराव को बखूबी से महिला लेखिकाओं ने चित्रित किया है। डॉक्टर प्रमिला ने भी इस बारे में लिखा है। असुरक्षा की भावना, हीन भावना, अहम की भावना और अहम पर ठेस लगने के कारण पति अपनी नौकरी करने वाली पत्नियों पर यह दोषारोपण करते हैं कि वे पति और घर द्वार की ओर ध्यान नहीं देती हैं, दूसरे पुरुषों में अपनी अभिरुचि दिखाती हैं। इन समस्याओं के समाधान के रूप में समाज में लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा ने जन्म लिया, किंतु यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर भी नारी के ऊपर ही अत्याचार अधिक किया जाता है। किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में अगर हम देखें तो सत्य इतना ही है कि नारी को केवल नारी समझा जाता है, मनुष्य नहीं। उसकी पहचान पिता, पति, पुत्र के मध्य कहीं खो जाती है और वो जीवन पर्यंत उसी खोज को खोजने में लगी रहती है कि वास्तव में उसकी स्थिति क्या है। समय प्रवाह के साथ पूर्वकालिक विवाह संबंधी जो अवधारणाएं थीं उनमें भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है और हमें दिखाई देता है कि विवाह में जिस प्रकार से पहले ये था कि एक बार विवाह निश्चित हो गया तो वो जीवन पर्यंत रहेगा, अब हमें कहानियों के माध्यम से पता चलता है कि विवाह को टूटने में भी बहुत अधिक समय नहीं लगता है। शिवानी ने अपने उपन्यास रथ्या में लिखा है, ऊंचे पदों पर आसीन नारी क्या सहज ही अपने ऊंचे तबके के टक्कर जीवन सहचर को ढूंढ पाती है। अर्थात कई बार उच्च शिक्षित नारी, उच्च पदों पर आसीन नारी को भी अपने जीवन के साथ बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं और इसमें एक समझौता वो भी होता है जब उसे अपने से कमतर युवक के साथ विवाह में आबद्ध होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई बार दहेज की प्रथा सामने आ जाती है, कई बार आयु अधिक हो जाती है इसलिए उसका विवाह नहीं होता, उसे समझौता करना पड़ता है और कई बार उसे अपने अभिभावकों का कहना मानने के लिए इस प्रकार का कदम उठाना पड़ता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में नारी की इस स्थिति का बहुत सुंदर ढंग से विवेचन किया है, जब उन्होंने ये माना कि नारी जो है वो सबसे टक्कर ले सकती है, सबसे लड़ाई कर सकती है, किंतु जहाँ उसके जीवन का आधार पुरुष सामने आ जाता है वो दुखी हो जाती है, विवश हो जाती है और अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देती है। गोदान की अगर हम देखें तो धनिया पूरे समाज से लड़ लेती है, अपने बच्चों से लड़ लेती है, पर जब वो होरी को विवश देखती है तो टूट जाती है और अपने सारे हथियारों को नीचे डाल देती है। आज की नारी को अगर हम देखें तो आज जिस तरह की नारी को हम समाज में देख रहे हैं या हम देख रहे हैं कि वो कथाकारों ने उसको अपनी कथाओं में चित्रित किया है, उस नारी में एक साथ सीता, उर्मिला, राधा, यशोदा इन सबको समन्वित करके चलने की बात नहीं की गई। ये नहीं माना गया कि नारी को एक साथ सब कुछ होना है, उसे वही होना है जो वो चाहती है। अर्थात नारी कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे केवल अच्छा ही अच्छा बनना है, उसके जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों ही पक्ष हैं और इन दोनों ही पक्षों को उसको समान रूप से भोगना है, समान रूप से चित्रित करना है। अन्यथा केवल यही होगा, अच्छा बनने के कारण वो कहीं ना कहीं विवश होगी, कहीं ना कहीं कुंठाग्रस्त होगी और उसका जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित भी होगा। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार कथा साहित्य के विकास में महिलाओं ने अपना योगदान दिया और किस प्रकार से बंग महिला, उषा प्रियमवदा, शारदा देवी, मनु भंडारी, पुष्पा भारती, अनामिका आदि जो लेखिकाएं हैं, उन्होंने नारी जीवन को केंद्र में रखकर, उनकी समस्याओं को केंद्र में रखकर कथा साहित्य का प्रणयन किया। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि इन लेखिकाओं का उद्देश्य पुरुष से प्रतिस्पर्धा करना कदापि नहीं था। इनका उद्देश्य केवल इतना था कि वो महिलाओं की समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से समाज के सामने उपस्थित कर सकें और समाज को बता सकें कि पुरुष द्वारा जिन नारी समस्याओं को उद्घाटित किया गया है, उसका एक पक्ष ये भी हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा और उससे विकसित नवीन सोच के परिणाम स्वरूप नारी ने अपने विषय में सोचना प्रारंभ कर दिया और इससे समाज में भी उसके प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें परिवर्तन आया। पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी संबंधित जो समस्याएं थीं, जिनमें भ्रूण हत्या, लिंग भेद, विवाह, दहेज, पर्दा प्रथा, विवाह प्रथा, अनमेल विवाह आदि जो विभिन्न समस्याएं थीं, उन पर इन कथाकारों ने खुलकर चर्चा की। प्रभा खेतान के अनुसार स्त्री ना तो स्वयं गुलाम रहना चाहती है और ना ही पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है मानवीय अधिकारों में समानता। वो चाहती है कि ना तो मुझे देवी बनाकर पूजा जाए और ना ही मेरे साथ अत्याचार किया जाए। मैं मानवी हूँ, इंसान हूँ, मनुष्य हूँ और मुझे इसी रूप में पुरुष स्वीकार करे। यहाँ ये भी हमें देखना होगा कि नारी की समस्याओं के लिए केवल पुरुष ही उत्तरदायी नहीं है, स्वयं नारी भी अपनी समस्याओं के लिए उतनी ही उत्तरदायी है। मूक पशुवत अपने जीवन को स्वीकार कर लेना या सास, नंद, भाभी, सौत, प्रेमिका के रूप में हम जब दूसरे के जीवन को विषाक्त करते हैं तो हम कहीं ना कहीं दोषी कहलाते हैं। स्त्री की लड़ाई में उसकी सबसे सशक्त प्रतिद्वंदी औरत खुद है। गुलामी को एक सुख की तरह भोगती औरत, लुभावने और मोहक विशेषणों से ठगी जाने वाली औरत, सदियों से संस्कारों में जड़ी मड़ी औरत, उन्हें मूल्यों और आदर्शों के रूप में छाती से चिपकाए हुए औरत, और जब औरत ही सामने हो तो लड़ाई किससे की जाए और कितनी की जाए, शिकायत करें भी तो किससे, जब नारी स्वयं उन अत्याचारों को सिर झुकाकर सहना स्वीकार कर लेती है। महिला लेखिकाओं ने नारी की आवाज़ को बुलंद किया और ये आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पुरुष जो वर्ग है या पुरुष लेखक वर्ग जो है वो परेशान हो उठा, चिंतित हो उठा और कहीं ना कहीं उसे ये भी लगा कि सच में नारी की समस्याओं को देखने का एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता है। नारी लेखिकाओं ने ये बात स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया
कि नारी के जीवन जो है वो घर में घर को बहुत अच्छी तरह से चला पाती हैं, तो बाहर निकलकर वो अपने पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यक्षेत्र में कार्य भी कर सकती हैं। उनकी तरह उच्च पदों पर आसीन भी हो सकती हैं। वो जागरूक हैं, सतर्क हैं और अपने कर्तव्यों को जानती हैं, उनसे अपना मुंह नहीं मोड़ती। एक ओर नारी पात्र आदर्श हैं, तो दूसरी ओर वो प्रेम से पगी हुई प्रेमिका के रूप में भी हमारे सामने आती हैं। कर्तव्य परायण करने वाली अनुगामिनी पत्नी भी हैं, तो दूसरी तरफ ये पात्र बेटी के रूप में हमें मान भी देने वाली हैं, हमें गौरव प्रदान करने वाली हैं। ये रचनाएं अगर वर्तमान पर प्रश्न उठाती हैं तो पुरुष द्वारा तय किए गए मानदंडों पर प्रश्न चिन्ह भी लगाती हैं। उन्हें नारी अपने विवेक के माध्यम से तौलती है, उनका मूल्यांकन करती है और तब उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करती है। अपने लिए खोए हुए अस्तित्व को पुनः प्राप्त करने की ये जो मांग है, इसको रेखांकित करती हुई इंदिरा मित्रा, अनामिका, मीरा जैन, प्रभा खेतान, कुसुम अंसल, कुसुम कुमारी, मालती शर्मा, गीतांजलि श्री, शमा शर्मा, मृदला गर्ग, पुष्पा आदि की जो कहानियाँ हैं वो हमें इस तथ्य की ओर ले जाती हैं कि नारी का जीवन फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों से भरा हुआ एक रास्ता भी है जहाँ पर नारी को निरंतर अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इनकी रचनाओं में स्त्री समाज की विडंबना, उसकी त्रासदी, पराधीनता, पति पत्नी के संबंधों का समीकरण, समझौता, अलगाव आदि के साथ ही नारी सशक्तिकरण की चर्चा भी हमें मिलती है। व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ ही अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में भी हमें बदलाव नज़र आता है। आज प्रेम हमेशा के लिए नहीं है, हम उसमें अपना स्वार्थ देखते हैं और इस प्रकार का स्वार्थ केवल पुरुष ही नहीं देखता, महिलाएं भी इस स्वार्थ से प्रेरित होकर ही प्रेम संबंध में अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति दर्ज कराती हैं। पर पुरुष के साथ संबंध बना अपनी जीवन की अपूर्णता को वो हठधर्मिता की तरह से ना केवल पूरा करने का प्रयास करती हैं, पर कहीं कहीं पर वो एक तरह से पुरुष को एक चुनौती सी देती हुई भी हमें नज़र आती हैं कि कर सको तो देखो क्या कर सकते हैं हम। पर यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि कुछ दायरे हैं, कुछ सीमाएं हैं जिन पर रहकर पुरुष और स्त्री को अपना जीवन चलाना चाहिए। यहाँ प्रेमचंद की एक उक्ति मुझे याद आ रही है, जब वो कहते हैं कि अगर पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो कुटिला बन जाती है। ऐसा लगता है मानो हठधर्मिता के साथ स्त्री कहीं यह बताना चाहती है कि वो अपनी इच्छाओं को चाहे अनचाहे तरीके से वो पूरा करना चाहती है, पर समाज इसकी स्वीकृति, परिवार इसकी स्वीकृति, या हम ये कहें कि स्वयं उसका व्यक्तित्व भी इसकी स्वीकृति नहीं देता। दाम्पत्य संबंधों में आए तनावों के कारण स्त्री को कई बार समझौते करने पड़ते हैं और वो मन से उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाती। मनु भंडारी की कहानी नई नौकरी की रमा कहने को तो कॉलेज में प्राध्यापिका है, किंतु अपने दाम्पत्य संबंधों में आए अलगाव के कारण, उलझाव के कारण वो नौकरी छोड़ने पर विवश हो जाती है। विवाह दो व्यक्तियों का ही नहीं, दो परिवारों का एक प्रकार से मिलन होता है, किंतु तलाकशुदा परिवारों में अगर हम देखें तो दो व्यक्तियों के बीच में तो तलाक होता है, पर कई बार उपन्यासकार या कहानीकार उन दो व्यक्तियों के साथ उस तीसरे आयाम को भूल जाते हैं जो उनके साथ उस स्थिति को भोगता है, संघर्ष करता है या दुविधा में रहता है, और वो तीसरा आयाम हमारी संतान है, जिसका उस तलाक के कारण जो उसका पूरा का पूरा जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है।
तलाकशुदा परिवारों का चित्रण करते समय इन महिला रचनाकारों ने नारी की पीड़ा, उसकी छटपटाहट को प्राय अनदेखा कर दिया है। नारी और पुरुष अपनी अपनी जगह पूर्णत्व की खोज में प्रयत्नशील हैं, किंतु खोज की हर दिशा उनके व्यक्तित्व को खंडित कर देती है। परंपरागत वर्जनाओं से आज की नारी जैसे जैसे मुक्त हो रही है, उसके सम्मुख नई नई समस्याएं उभर कर आ रही हैं और वो निरंतर इन समस्याओं से टकराती है, जूझती है, संघर्ष करती है और कोशिश करती है कि वो अपने जीवन को समतल बना सके। इन लेखिकाओं ने अपनी कहानियों के पात्रों को न केवल शिक्षित दिखाया है, अपितु उच्च पद पर आसीन भी दिखाया है। पर वो ये भी बताना चाहती हैं कि उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद ये नारियां अपने परिवार को या परिवार के दायित्व को अनदेखा नहीं करती हैं, अपितु दोनों भूमिकाओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं। आज लेखिकाएं ऐसी नारियों को चित्रित कर रही हैं जिनमें परिवार विषयक दायित्व बोध तो है ही, वो महिला उत्थान भी कर रही हैं। उनका विवाह विषयक मान्यताओं में बदलाव भी आ रहा है, अपने प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव आ रहा है और वो न केवल विधवा पुनर्विवाह की बात करती हैं, अपितु आजीवन अविवाहित रहने का भी निर्णय कर लेती हैं। अनमेल विवाह को वो समाज में कलंक मानती हैं और ये मानती हैं कि विवाह क्योंकि जीवन पर्यंत रहने वाला एक समझौता होता है, इसलिए उनकी अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति कहीं ना कहीं मायने रखती है। इन लेखिकाओं की कथा यात्रा में अगर हम देखें तो विषय की दृष्टि से भी हमें वैविध्य दिखाई देता है। चंद्रकांता का अंतिम साक्ष्य, मीरा सीकरी का गलती कहाँ, मेहरुनिसा परवेज का अकेला पलाश समाज परिवर्तन की ओर संकेत करती हुई कहानियां हैं। कुसुम अंसल की मोहरे और जंगल कहानियां संबंधों के बदलते हुए रूपों को हमारे सामने उभार कर लाती हैं। मृदुला गर्ग की 3 किलो की छोरी बालिका जन्म पर दुख व्यक्त करती हुई कहानी है और ये बताती है कि किस प्रकार से आज भी समाज में बालिका के जन्म पर एक तरह से मातम छा जाता है और समाज ये नहीं समझ पाता कि केवल पुरुष या बेटा ही हमें गौरवान्वित नहीं करता, हमें हमारी बेटियां भी गौरव प्रदान करती हैं। उनकी कहानी खाली तो दुनिया का कायदा में नारी शोषण के स्वर हमें दिखाई देते हैं। उनकी कहानी खाली नारी जीवन के अकेलेपन को बहुत शिद्दत के साथ हमारे सामने व्यक्त करती है। गर्ग की कहानी बाहरीपन नारी जीवन पर पुरुष का जो एकाधिकार है, एक छत्र जो वो आधिपत्य स्थापित करता है, इस चीज़ को उजागर करती है। उषा प्रियमवदा की परिंदे कहानी की लतिका भी अकेलेपन को यावत जीवन ओढ़े हुए हमारे सामने उपस्थित होती है। उनकी नारी पुरुष में पिता, पति और पुत्र, इसके मध्य ही अपने आप को घिरा हुआ देखती है। चित्रा मुद्गल की कहानियों में अगर हम स्त्री जीवन को देखते हैं तो स्त्री के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न रूपों को उन्होंने अपनी कहानियों में अभिव्यक्ति दी है और उन्होंने ये माना कि स्त्री सुरक्षा के लिए चाहे पहले पुरुष की तरफ नज़र उठाकर देखती थी, पर आज वो खुद भी सबल है, वो अपनी रक्षा अपने आप कर सकती है। मनु भंडारी की बंद दराजों का साथ, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, नई नौकरी, स्त्री सुबोधनी आदि कहानियाँ परंपरा और रूढ़ी के साथ जो विरोध है उसके संधिकाल की कहानियाँ हैं और ये बताती हैं कि नारी किस प्रकार से अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं को समेटे हुए है और उनका समाधान चाहती है। संवेदना के स्तर पर अगर हम देखें तो इन रचनाओं को समय विशेष की अन्य जो नारी संबंधी रचनाएं हैं
उनसे भिन्न करके देखा जा सकता है, क्योंकि पुरुष और स्त्री की सोच में निश्चित रूप से अंतर है और यही अंतर हमें कथा साहित्य में दिखाई देता है जब उन समस्याओं को लेकर पुरुष लिख रहा है या उसी समस्या को लेकर हमारी महिला रचनाकार लिख रही हैं। कहानियों के सदृश्य ही अगर हम देखें तो कथा साहित्य में उपन्यास के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता और जिस तरह से कहानियों में नारी के विविध रूप और विविध समस्याओं को इन महिला रचनाकारों ने उठाया है, उसी तरह से उन्होंने अपने उपन्यासों में भी नारी की विविध समस्याओं को रेखांकित करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य में मील का पत्थर और कालातीत रचना मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी केवल शकुन की कहानी ही नहीं कहता, वो तलाकशुदा परिवारों की विडंबना, उस अलगाव के बाद दोनों के जीवन में आई निराशा, विवशता और जो उनकी मानसिक स्थिति होती है उसका स्पष्ट रूप से एक आईना समाज के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अधिकांश उपन्यासकारों की दृष्टि तीसरे आयाम बच्चे को अनदेखा कर देती है और वो ये नहीं स्पष्ट रूप से बता पाते कि अलगाव के कारण वो बच्चा किस प्रकार की मानसिक जो दुविधा है उससे रूबरू होता है, किस प्रकार से उसका जीवन प्रभावित होता है और वो एक फुटबॉल की तरह माता और पिता के मानदंडों पर या उनके जीवन के दृष्टिकोण पर झूलता रहता है। उसका द्वंद्व, उसका संत्रास उसको अकेला ही अकेला अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खोखला करता रहता है। अन्य संबंधों में हम देखें तो नारी अपने आप को पीछे ढकेल देती है, अपने अस्तित्व को वो पीछे करती है और परिवार को वो आगे कर कर उसकी समस्याओं से अपने आप को घेर कर परिवार को एक सुखी परिवार बनाने का प्रयास करती है। चित्रा मुदगल के उपन्यास आवा की पात्रा सुपर्णा एक ऐसी स्त्री है जो व्यभिचारी पुरुष से मुक्त होने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है और चाहती है कि ये लंबी लड़ाई एक ना एक दिन खत्म हो जाए। अनेक कठिनाइयों का वो डटकर सामना करती है। ममता कालिया का उपन्यास बेघर और एक पत्नी के नोट्स में प्रगतिशील, पढ़ी लिखी, मध्य वर्गीय स्त्री को उसका पति एक सामान्य औरत की तरह किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करता है और उसे एक हाशिए पे खड़ा कर देता है, इसका चित्रण लेखिका ने बहुत खूबी से किया है। कारण उसे अपने जीवन में व्यंग सहना पड़ता है और हम कितना ही नारी मुक्ति की बात कर लें, मोर्चे निकाल लें, आलेख लिख लें, भाषण दे लें, पर ये एक सत्य है कि नारी आज भी दोयम दर्जे की स्थिति पर खड़ी हुई है, हाशिए पे खड़ी हुई है और समाज में अपने स्थान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए वो अब भी संघर्ष कर रही है। मृदला गर्ग के उपन्यास अनित्य में काजल एक फेमिनिस्ट प्राध्यापिका के रूप में हमारे सामने चित्रित हैं। वे भगत सिंह के सिद्धांतों में न केवल विश्वास करती हैं अपितु कोर्स में ना होने पर भी अपने विद्यार्थियों को उसे पढ़ाती हैं, समझाती हैं और अपने जीवन में चरितार्थ करने का अनुरोध करती हैं। इनके उपन्यास चितकोबरा और मैं में भी स्त्री और लेखिका के बीच के द्वंद्व को लेखिका ने बहुत खूबी से उभारा है। उन्होंने स्त्री के इतने विभिन्न शेड्स अपने पाठकों के सामने उपस्थित किए हैं कि संपूर्ण स्त्री विमर्श ही एक तरह से उनके उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने उभर कर आ गया है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कठगुलाब उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें उन्होंने 4 महिलाओं के माध्यम से स्मिता, मरियम, असीमा और नर्मदा और एक पुरुष पात्र है विपिन, इनके माध्यम से उन्होंने नारी जीवन के विभिन्न रूपों को हमारे सामने लाया है और उन्होंने ये बताया कि चाहे नारी उच्च वर्गीय हो, मध्य वर्गीय हो या निम्न वर्गीय हो, पुरुष किसी ना किसी रूप में उसके साथ निरंतर अत्याचार
करता रहा है और वो उस अत्याचार को कभी मूक रहकर और कभी उसका खुलकर विरोध कर कर सहती आ रही है। कठगुलाब की मरियम उपन्यास लिखती है। उसका पति उस उपन्यास को सराहता है, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि यह हमारा मानस पुत्र है। और बाद में जब मरियम ये देखती है कि वो उपन्यास एक पुस्तक के रूप में छपकर आ गया है तो उसे देखकर ये आश्चर्य होता है कि उसका नाम कहीं पर भी नहीं है। कार्य उसने किया, सोच उसकी, मेहनत उसकी, पर उसका नाम या उसकी आइडेंटिटी कहीं पर भी खुलकर सामने नहीं आती है। आज की नारी विवश होकर बच्चों के खाने के लिए चावल की माड़ चुराने के बजाय कोई काम करके इज्जत के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना चाहती है। वो धरना देकर विधानसभा में हंगामा कर सकती है, समाज में अपने दायित्व को निभा सकती है, अपने आइडेंटिटी को, अपने व्यक्तित्व को दर्ज करा सकती है और इतना ही नहीं, मैयत में कंधा भी दे सकती है। अर्थात वो पूरी तरह से समाज में पुरुष के बराबर का दर्जा पाने का अधिकार रखती है। सुनंदा की मैयत को अन्ना साहब और पवार ने कंधा दिया। अचानक बिजली की सी फुर्ती से विमला बहन ने आकर पवार को ठेल अर्थी को अपने कंधे पर टेक लिया। आवा में इस प्रकार का वर्णन लेखिका ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। नासिरा शर्मा की ने अपनी कृति शामली में पत्नी को संपत्ति मात्र समझने की जो अवधारणा पुरुष समाज में है उसका विरोध किया है और ये माना कि समाज में जिस प्रकार से पुरुष एक अपना स्थान रखता है उसी तरह से स्त्री भी समाज में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण समाज रखती है। वो कहती हैं, मैं स्त्री और पुरुष की समान साझेदारी का पक्षधर हूँ, किंतु उसके अहमवादी शोषण स्वरूप का नहीं। महानगरीय नौकरी पेशा स्त्री का जीवन दोहरी चुनौतियों से जूझता है। पारिवारिक चुनौतियों से अलगाव उसे कार्यक्षेत्रों में भी स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक मसलों पर बहस करती हुई स्त्री चौंकाती भी है, किंतु राष्ट्रीय समस्याओं से जूझती और उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाती स्त्रियों ने अपनी प्रतिभा के प्रति आश्वस्त भी किया है। डॉक्टर निर्मला चौहान ने अपनी रचनाओं में नारी जीवन का जो सफ़र है उसकी प्रतिकूलताओं को, परिस्थितियों को बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। अपने उपन्यास तेजस्विनी में उन्होंने ऐसी पढ़ी लिखी नारियों का अंकन किया है जो समाज की या पुरुष की अन्याय मानसिकता और अत्याचार का डटकर सामना करती हैं और उन्हें एक चुनौती सी देती हुई हमारे सामने उपस्थित होती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी जीवन यात्रा के नए संदर्भों में बदलते परिवेश और नारी द्वारा भोगे गए यथार्थ को पूरी ईमानदारी के साथ रेखांकित करने का प्रयास किया है। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए इन महिला रचनाकारों की कथा नायिकाएं अनेक बार रक्त रंजित हुई हैं, घायल हुई हैं, बुरी तरह से विवश हुई हैं, किंतु घबराकर उन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। डगमगाते ही सही क्यों नहीं, उन्होंने अपने मार्ग को आगे बढ़ने से अपने आप को रोका नहीं है। डगमगाते हुए ही अपने मार्ग पर वो आगे अग्रसर हुई हैं। तेजस्विनी में निर्मला जी ने कहा है, चट्टानों पर खड़ी रही तो छाप रह गई पाँव की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरी। नारी केवल एक बोझ नहीं उठाती, परिवार में जो विभिन्न सदस्य हैं उन सब का बोझ अपने अनेक रूपों में वो उठाती है।
उसका पालन करती है और अपने अस्तित्व के लिए भी वो निरंतर संघर्ष करती है। महिला लेखिका शरद सिंह का पिछले पन्ने की औरत उपन्यास सदियों से उपेक्षित, वंचित, उत्पीड़ित, आर्थिक और कमज़ोर, कष्टपूर्ण जी रही बेड़िया समाज की औरतों का सच हमारे सामने उपस्थित करता है। बेड़िया समाज की नारियां नाच गाकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। उस समाज के पुरुष उनके साथ एक संवेदना के धरातल पर कभी नहीं जुड़ते। उनके साथ संबंध रख सकते हैं किंतु उनकी संतति को अपना नाम देने से हमेशा कतराते हैं। और इसलिए जब इस समाज की नारियां अपने संतान को शिक्षित करने के लिए विद्यालय में जाती हैं या कहीं पर भी बच्चे का नाम लिखवाने की ज़रूरत उन्हें महसूस होती है तो वो कुछ भी लिखवा लेती हैं। संजोबाई कहती है, ऐसी अवस्था में रुपया पैसा कुछ भी लिखा देते हैं, जो बेरा अकल में आता है सो लिखा देते हैं। इस समुदाय की नारियां संतान के लिए पिता के नाम की अनिवार्यता को ज़रूरी नहीं समझती। इस समस्या का वो अपनी दृष्टिकोण से एक हल निकाल लेती हैं और ना केवल हल निकालती हैं अपितु वो उन पुरुषों के मुंह पर एक तरह से तमाचा भी मारती हैं जो बेड़ियों की कोख में बीजारोपण करके अपने पौरुष को पर गौरवान्वित तो होते हैं किंतु अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। इसी उपन्यास में लेखिका ने लिखा है कि बेड़िया समुदाय की स्त्रियां अपने ही पुरुषों के निकम्मेपन के कारण इस प्रकार के व्यवसाय को अपनाती हैं। ये बेड़ियों के एक या एक से अधिक सगे भाई रहते हैं। ये वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी अपनी गृहस्थी और बच्चे होते हैं किंतु वे भी प्राय किसी निश्चित रोजगार से जुड़े हुए नहीं होते। वे अपने परिवार सहित अपनी उस बहन पर निर्भर रहते हैं जो बेड़नी का जीवन जी रही होती हैं। उन्हें अपनी बहन के किसी अनैतिक कार्यकलाप पर कोई आपत्ति नहीं होती। इस तरह से हमने देखा कि महिला कथाकारों ने चाहे कहानियों के माध्यम से या उपन्यास के माध्यम से उन्होंने इस समाज में नारी अपने विविध रूपों में माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका, सहयोगिनी, सहचर किसी भी रूप में हम देख लें तो वो जिस प्रकार की समस्याओं से यावत जीवन जूझती है उसे बहुत संवेदना के धरातल पर कोमलता के साथ उन्होंने चित्रित किया है। चाहे वो पूरी तरह से उन्हें स्पष्ट ना कर पाई हों पर इतना तो सत्य ही है कि उन्होंने उनके घाव पर सहलाया है, उन्हें थोड़ी सी मलहम दी है और नारी को उसका अस्तित्व खोजने के लिए, उसकी राह खोजने के लिए प्रेरित अवश्य किया है। धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा का। मित्रों, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लेक्चर हमने आज आपके लिए आयोजित किया है आप इस व्याख्यान से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। तो हम यही चाहेंगे अगर आपकी कोई भी सुझाव हैं, कोई भी प्रतिक्रिया है, अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। इस लेक्चर को आप सभी के लिए यूट्यूब पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा और हम यही चाहते हैं कि आप इस लेक्चर को बार बार देखें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करें। तो रुचिरा जी, आज हमने बात की महिला कथाकारों के बारे में और नारी समस्याओं के बारे में। हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि कथाकारों के साथ आम जनजीवन को जोड़ें। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो महिला कथाकार हुई हैं, जिन्होंने कथाएं लिखी हैं, शायद जिन्होंने जो समाज में देखा या फिर जिस भी उत्पीड़न की वो स्वयं भी शिकार हुई होंगी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उन समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की है। बिल्कुल, क्योंकि चाहे हम बंग महिला को देख लें, प्रियंवदा देवी को देख लें, शारदा देवी को देखें, यशोदा देवी को देखें, जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व लिखना शुरू कर दिया था, और हम स्वतंत्रता के बाद की महिला रचनाकारों को देखें तो स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है।
उस समय भी नारी को घर की चारदीवारी में कैद करके रखा गया था। अगर वो बाहर निकलकर समाज में आना भी चाहती थी तो वो तब आ पाती थी जब पुरुष चाहता था, या पुरुष के द्वारा तय किए गए मानदंडों के साथ ही उनको अपने जीवन को जीना पड़ता था। और आज भी हम देखें तो हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, नारी को पुरुष के बताए हुए मार्ग पर ही चलना पड़ता है। वो जहाँ कहीं विरोध करती है वहाँ उसे उल्टा मान लिया जाता है, वहाँ उसे चरित्रहीन मान लिया जाता है। और पुरुष ये चाहता है कि जो वो चाहता है, जिस प्रकार से चाहता है, अगर वो चाहता है कि नारी एक ब्रोच की तरह सुंदर बनकर उसके साथ पार्टियों में जाए तो नारी को वैसा बनना है। अगर वो चाहे या ना चाहे उसको पुरुष की अनुगामिनी बनना है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर आज के रचनाकारों ने हमारे सामने अपने कथा साहित्य में नारी की समस्याओं को दिखाया है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि किस प्रकार नारी की समस्याओं को बताया गया है, दिखाया गया है। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को देखें और अपनी एक विचारधारा उत्पन्न करें, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा पढ़ने से, अच्छा सुनने से और अच्छा लिखने से कहीं ना कहीं हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और हम एक अच्छे समाज की कामना करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि जो भी गलतियां जिनसे भी हुई हों, हम उन गलतियों को बिल्कुल ना दोहराएं। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी और इस श्रृंखला के अंतर्गत, जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य के विकास में महिला रचनाकारों का योगदान, इसके अंतर्गत हम आपके लिए आगे भी लेक्चर्स आयोजित करेंगे। तो आप हमें देखते रहें और हमें लिखते रहें। तो एक बार फिर से डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।